फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है, यहाँ पर आपके सीटेड पेपर 2 साइंस के लिए एनसीईआरटी सीरीज चल रही है। इसमें कि हम लोगों ने क्लास 6 की एनसीईआरटी का 3rd चैप्टर तक कवर कर लिया था। यहाँ पर आज के इस क्लास में हम लोग 4th चैप्टर को कवर करने वाले हैं। इसके पहले की क्लासेस अगर अभी तक आप सभी ने नहीं देखी हुई है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहाँ पर सभी क्लासेस अवेलेबल हो जाएंगी। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास को। आपकी क्लास 6 की एनसीईआरटी साइंस का 4th चैप्टर क्या दे रखा है, वस्तुओं के समूह बनाना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से जो है आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको बता के रखा है हमारे चारों ओर की वस्तुएं। अब देखिए जो इसके पिछले वाले चैप्टर थे उसमें आपने जो भोजन था उसमें विविधताएं देखी थी, जो वस्त्र थे उसमें विविधताएं देखी थी। ठीक है, अब यहाँ पर जो भी हमारे आसपास वस्तुएं होती हैं उसमें भी विविधताएं पाई जाती है। जैसे कि अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो कुछ वस्तुएं आपको साइज में सेम दिखेंगी, कुछ वस्तुएं आपको रंग में सेम दिख सकती हैं, है ना, कुछ वस्तुएं आपको वजन में अलग दिख सकती हैं, है ना। यानी जो वस्तुएं होती हैं हमारे आसपास उसमें भी क्या होती है, विविधताएं पाई जाती है। जैसे कि आप यहाँ पर इमेज में भी देख सकते हैं। ठीक है, ये जो हमारे घर में मतलब अक्सर चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे कि आपका ग्लास हो गया, ठीक है, और भी चीज़ें यहाँ पर दे रखा है। तो इसमें जो भी वस्तुएं आपकी, कुछ वस्तुएं आपकी गोल होती हैं, है ना, कुछ वस्तुएं अलग शेप की होती हैं, कुछ का रंग एक जैसा होता है ना। यानी जो वस्तुएं होती है उसमें भी विविधताएं देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ आपको इतना ही बता रखा था। ठीक है, आगे देखते हैं। हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक अथवा एक से अधिक पदार्थों से बनी होती हैं। यह पदार्थ कांच, धातुएं, प्लास्टिक, लकड़ी, रुई, कागज, पंख तथा मृदा हो सकते हैं। क्या आप पदार्थों के और अधिक उदाहरणों के विषय में विचार कर सकते हैं? अब देखिए मैंने आप लोगों को बताया कि जितने भी हमारे आसपास वस्तुएं हैं उसमें विविधताएं देखने को मिलती है, यानी कि वस्तुएं अलग अलग प्रकार की होती हैं। ठीक है, अब ये वस्तुएं किस चीज़ से बनी होती है? अब हर वस्तु तो एक ही चीज़ से बनेगी नहीं, है ना। कुछ वस्तुएं आपकी कागज़ की बनी हो सकती है, कुछ वस्तुएं आपकी धातुओं की बनी हो सकती हैं, कुछ प्लास्टिक की बनी हो सकती हैं, है ना, कुछ मृदा की बनी हो सकती हैं, है ना, कुछ कांच की बनी हुई हो सकती है ना। तो इसी के बारे में यहाँ पर आपको बता रखा है। ओके, अब यहाँ पर आपको क्रियाकलाप 1 में क्या बता रखा है कि आपके आसपास जितनी भी वस्तुएं हैं आप उनको इकट्ठा कीजिए। ठीक है, और उसमें से देखिए कौन सी वस्तुएं आपकी प्लास्टिक की बनी हुई है, कौन सी वस्तुएं आपकी धातुओं की बनी हुई है ना, कौन सी वस्तुएं आपकी लकड़ी की बनी हुई है ना। तो इस तरीके से आपको वस्तुओं को इकट्ठा करना है और उनकी क्या करनी है, एक सूची जो है बना लेनी है। ठीक है, यहाँ पर वही दे रखा है कि हमारे इस संग्रह में हमारे पास क्या होगा, चाक, पेंसिल, नोटबुक, रबर, डस्टर, हथौड़ा, कील, साबुन, पहिए का आरा, बैंड, बल्ला, माचिस की डिब्बी, नमक एवं आलू। मतलब जितने भी आपके आसपास वस्तुएं उपस्थित है उसको इकट्ठा करके उसकी एक अलग अलग सूची बना लीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपको क्रियाकलाप 1 में इतना ही बता रखा है। ठीक है, यहाँ पर आप पढ़ भी सकते हैं। इस संग्रह में उन सभी वस्तुओं को पृथक कीजिए जो कागज अथवा लकड़ी से बनी है। इस प्रकार आप सभी वस्तुओं को 2 समूहों में बांट सकते हैं। इनमें एक समूह की सभी वस्तुएं कागज अथवा लकड़ी से बनी हुई हैं तथा दूसरी समूह की वस्तुएं इन पदार्थों से नहीं बनी है। यानी कि आप वस्तुओं को 2 समूहों में विभाजित कर दीजिए। एक समूह में जो कागज और लकड़ी से बनी हुई वस्तुएं हैं और एक समूह में जो इनसे बनी वस्तुएं नहीं है। ठीक है, आप उनको रख लीजिए। ठीक है, इसी प्रकार हम खाना पकाने में भी उपयोग होने वाली वस्तुओं को पृथक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें बता रखी थी। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे। देखिए आपको यहाँ पर क्रियाकलाप 2 में क्या दे रखा है, वस्तुएं तथा पदार्थ जिनसे ये बनी है। यानी कि जैसे कि अगर हम बात करें प्लेट, जो आपकी थाली होती है इसमें कि आप खाना वगैरह खाते हैं, ये आपकी किस चीज़ से बनती है। देखिए एक ही वस्तु अलग अलग पदार्थों की बनी हो सकती है। जैसे कि जो आपकी थाली होती है ना, ये आपकी इस्पात की भी बनी होती है, कांच की भी बनी होती है। इसके अलावा अगर बात करें तो प्लास्टिक की भी बनी हो सकती है। ठीक है, अन्य कोई पदार्थ की भी बनी हो सकती है। ठीक है, तांबे वगैरह की भी थालियाँ आती हैं, है ना। तो यहाँ पर एक ही वस्तु कई प्रकार के पदार्थों से बनाई जा सकती है। इसके अलावा अगर हम पेन की बात करें तो ये आपकी प्लास्टिक की भी होती है, धातु की भी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बारे में आपको बता रखा है। इसके आप अलग अलग एग्जाम्पल यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। आगे देखते हैं अब हम लोग यहाँ पर। ठीक है, इन सब श्रेणियों से हमें क्या पता चलता है, पहले हमने वस्तुओं को कई ढंग से समूहों में रखा। इसके पश्चात हमने यह पाया कि हमारे चारों ओर की वस्तु विभिन्न पदार्थों से बनी है। कई बार तो कोई वस्तु एक ही पदार्थ से बनी होती है, तो ऐसा भी होता है कि एक ही वस्तु कई पदार्थों से बनी हो सकती है, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को दिखाया था। ठीक है, और फिर एक ही पदार्थ के उपयोग से कई वस्तुएं बनाई जा सकती है। अभी थाली वाला एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा, ठीक है, पेन का एग्जाम्पल देखा। यह कैसे निश्चित हो सकता है? अब देखिए यहाँ पर आपको क्या बता रखा है, समान पदार्थ से बनी विभिन्न प्रकार की वस्तुएं। ठीक है, यानी कि एक ही पदार्थ से हम कई सारे वस्तुएं भी बना सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें लकड़ी की, तो इससे ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही आपकी वस्तु बनाई जाती है ना, इससे कई प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती है। जैसे कि आपका कुर्सी हो गया, मेज़ हो गया, ठीक है, या फिर आपका हल हो गया, बैलगाड़ी हो गया, टेबल हो गया। ठीक है, और
इसके पहिए हो गए, बेड हो गया, है ना। तो यहाँ पर एक ही पदार्थ से कई सारी वस्तुएं बनाई जाती है आपकी, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें कागज़ की, है ना, तो इससे आपका पुस्तक हो गया, नोटबुक हो गया, समाचार पत्र हो गया, खिलौने हो गए, कैलेंडर हो गए और तमाम तरीके की चीज़ें आपकी कागज़ से भी बनाई जाती है, ठीक है। चमड़ा की बात करें तो चमड़े वगैरह के बैग आते हैं, है ना, शूज़ आते हैं आपके, है ना। प्लास्टिक से कई सारे वस्तुएं बनाते हैं, जो डिब्बे होते हैं वो प्लास्टिक के बनते हैं, आपके खिलौने वगैरह भी प्लास्टिक के बनाए जाते हैं, है ना। तो इस तरीके से आप यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। रुई की भी कई सारे वस्तुएं आपको बनाई जाती हैं, है ना, गद्दे वगैरह हो गए, है ना। तो यहाँ पर इस तरीके से आप इन चीज़ों को फिलअप कर सकते हैं, यानी कि एक ही वस्तु से कई प्रकार के, एक ही पदार्थ से कई प्रकार की वस्तुएं यहाँ पर बनाई जाती हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था सारी चीज़ें। दी गई वस्तुओं को बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाना चाहिए। ऐसा लगता है कि अभी हमें विभिन्न पदार्थों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता है, ठीक है। अब तो हमने ये जान लिया कि जो वस्तुएं होती है वो अनेक पदार्थों से भी बनी होती है और एक ही पदार्थ से कई सारे वस्तुएं भी बनाई जा सकती है, ठीक है। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि जो है कौन सा पदार्थ किस वस्तु के लिए सही होगा, तो उसके बारे में आपको यहाँ पर बता रखा है पदार्थों के गुण, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या बता रखा है, जैसे कि मान लीजिए, है ना, अगर आपको कहीं पर पानी स्टोर करके रखना है तो आप किसी धातु के पदार्थ का यूज करेंगे, है ना। जैसे कि ग्लास वगैरह हो गया, तो ग्लास भी आपका किसका होना चाहिए, धातु का होना चाहिए, कांच का होना चाहिए, है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि आप कपड़े की ग्लास में पानी को रख पाएँ, है ना। तो यही यहाँ पर बता रखा है कि जो हमारे वस्तुएं बनाई जाती हैं वो उनके गुण के आधार पर बनाई जाती हैं, है ना, जिसके बारे में आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू बता रखा है, ठीक है। हम यहाँ पर इसको रीड भी कर लेते हैं, ठीक है। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि गिलास कपड़े के क्यों नहीं बनाया जाता। यह ध्यान में रखिए कि हम गिलास का उपयोग सामान्यतः द्रव को रखने के लिए करते हैं, इसलिए अब यदि हम कपड़े का गिलास बनाएं तो क्या यह हमारा कार्य काफ़ी हास्यास्पद प्रतीत नहीं होगा, ठीक है। गिलास बनाने के लिए हमें कांच, प्लास्टिक, धातु अथवा कोई अन्य ऐसे पदार्थ चाहिए जो जल को रोक सकता है। इसी प्रकार खाना पकाने वाले पात्र के लिए कागज़ का उपयोग करना कोई भी बुद्धिमानी का कार्य नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि यहाँ पर अगर आप एक कपड़े के गिलास में पानी वगैरह रखते हैं तो मतलब ये हंसने वाली ही बात हो जाएगी, ठीक है। उसी बारे में यहाँ पर दे रखा है। तब हम देखते हैं कि हमारे द्वारा किसी वस्तु को बनाने के लिए किसी पदार्थ का चयन किया जाना चाहिए। उस पदार्थ के गुण तथा उपयोग की जाने वाली वस्तु के प्रयोजन पर निर्भर करता है, ठीक है। अतः पदार्थों के वह सब गुण जो उसके उपयोग के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। नीचे कुछ गुणों की विवेचना की गई है। अब आपको यहाँ पर पदार्थों के गुणों के बारे में बताया गया है। यहाँ पर तो सिंपल सा आपको इतना बताया गया कि जो पदार्थों के गुण होते हैं, है ना, और जो वस्तुओं को प्रयोग किया जाता है उसके आधार पर उनको बनाया जाता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं यहाँ पर पदार्थों के गुण में आपको क्या क्या चीज़ें दे रखा है। ओके, दिखावट, है ना। अब देखिए ये क्या दे रखा है आपका, पदार्थ प्रायः एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं। जैसे कि लकड़ी लोहे से बिल्कुल भिन्न दिखाई देता है, लोहा तांबे से अथवा एल्युमिनियम से भिन्न दिखाई पड़ता है, परंतु फिर भी लोहे, तांबे तथा एल्युमिनियम में कुछ समानताएं हो सकती है जो लकड़ी में नहीं पाई जाती। सिंपल सी बात है कि अगर आप लकड़ी को देखेंगे तो अलग दिखाई देगी, तांबा आपको अलग दिखाई देगा, है ना, लोहा आपको अलग दिखाई देगा, एल्युमिनियम भी आपको अलग दिखाई देगा। बट हाँ, जो लोहा हो गया आपका, तांबा हो गया, एल्युमिनियम होगा, इसमें कुछ ना कुछ आपको समानताएं देखने को मिलेगी। बट लकड़ी में वो समानताएं आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि लकड़ी बिल्कुल ही अलग चीज़ हो गई आपकी, है ना। अब यहाँ पर देखिए क्रियाकलाप थर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा। विभिन्न पदार्थों गत्ता, लकड़ी, तांबे का तार, एल्युमिनियम की सीट और चाक के छोटे छोटे टुकड़े एकत्रित कीजिए। क्या इनमें से कोई चमकीली दिखाई पड़ती है। चमकीले पदार्थों को एक समूह में पृथक कीजिए। अब देखिए अगर हम बात करें जो लकड़ी का आपका तार है ना, सॉरी जो लकड़ी है आपका, या फिर जो गत्ता है, जो तांबे का तार है, जो एल्युमिनियम है, इसमें जो धातु वाली चीज़ें होंगी जैसे कि तांबे का तार हो गया, एल्युमिनियम हो गया, इसमें तो आपको चमक दिखाई देगी। बट अगर बात करें लकड़ी की, चाक की, तो इसमें आपको चमक दिखाई नहीं देगी, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये बता रखा है, क्या इन पदार्थों में कुछ के ताजे कटे पृष्ठ चमकीले हैं। इन वस्तुओं को भी चमकीले पदार्थों के समूह में सम्मिलित कीजिए। क्या आप अन्य पदार्थों में इसी प्रकार की कोई चमक अथवा द्युति, ठीक है, देखते हैं। जैसे भी संभव हो सके किसी भी ढंग से इन्हें काटिए। ऐसा आप कक्षा में जितने भी पदार्थ के साथ कर सकते हैं कीजिए, तथा द्युतिवान तथा द्युतिहीन, ठीक है, द्युतिवान या फिर द्युतिहीन का मतलब क्या होता है, जो चमकीले पदार्थ है ना, और जो चमक विहीन पदार्थ है ना, उनकी सूची बनाइए। काटने के स्थान पर आप पदार्थों के पृष्ठ को रेगमाल से रगड़कर देख सकते हैं कि वे द्युतिवान हैं अथवा नहीं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको इमेज में बता रखा है
कि अगर आपका जो पदार्थ है ना वो धातु होगा तो उसमें क्या होगी, एक विशेष प्रकार की चमक आपको देखने को मिलेगी, है ना। यहाँ पर दे भी रखा है, धातुओं के टुकड़ों को उनकी धुती देखने के लिए काटना। जैसे कि अगर आपने किसी लोहे के तार को, है ना, मतलब जो आपके लोहे की छड़ वगैरह होती है, अगर आप इसको यहाँ से कट करेंगे, यहाँ पर आपको कट करके दिखा रखा है, तो यहाँ पर आपको एक विशेष प्रकार की चमक देखने को मिलेगी, है ना। तो जो धातु होते हैं उसकी पहचान क्या होती है कि अगर हम उसको कट करेंगे तो उसमें एक चमक देखने को मिलेगी, ठीक है। आपको यहाँ पर ये बता रखा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने खुद ही हाईलाइट कर रखा हुआ है, ठीक है। इसको आप एक बार अच्छी तरीके से रीड जरूर कर लीजिए। पदार्थ जिनमें इस प्रकार की धुती होती है यानी कि चमक होती है वे प्रायः धातु होते हैं, जैसे कि आपका लोहा हो गया, तांबा हो गया, एल्युमिनियम हो गया था, सोना, ठीक है, धातुओं के उदाहरण है। तो ध्यान रखिएगा, है ना, कि जिनमें चमक होती है वो क्या होते हैं, आपके धातु होते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या है, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम तथा सोना। कुछ धातुएं बहुधा अपनी चमक खो देते हैं और द्युतिहीन यानी कि निष्प्रभ दिखाई देने लगती हैं। ऐसा उन पर वायु तथा नमी की अभिक्रियाओं के कारण होता है, इसलिए हमें केवल ताजे कटे पृष्ठों पर ही धुती दिखाई देती है ना। क्वेश्चन बन सकता है कि धातु अपनी चमक क्यों खो देते हैं। जैसे कि अगर आप लोहे को कभी वायु या फिर नमी में रख दे तो उस पर जंग लगना शुरू हो जाता है, यानी कि वो अपना चमक खो देता है ना। तो वो क्यों होता है, वायु तथा नमी की अभिक्रिया के कारण, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो आपको चमक दिखाई देगी वो ताजे कटे पृष्ठों पर ही दिखाई देती है ना। अगर आप बहुत दिन तक उसको छोड़ देंगे तो आपको चमक दिखाई देना बंद हो जाएगी, है ना, क्योंकि उसमें वायु और जो है नमी से आपकी अभिक्रिया हो जाएगी और उस पर जंग वगैरह लगना है या फिर तमाम तरीके की चीज़ें होती हैं, है ना, वो वहाँ पर रिएक्शन होना शुरू हो जाएगा। अब आगे यहाँ पर दे रखा है कि जब आप किसी लोहार अथवा वर्कशॉप का भ्रमण कर रहे हैं तो धातु की छड़ों के ताज़ा कटे पृष्ठों को देखने का प्रयास करें और यह देखिए कि इनमें धुती है अथवा नहीं, ठीक है, यानी कि इसमें चमक है अथवा नहीं, ठीक है। अब आगे देखते हैं कठोरता, ठीक है, ये भी आपका यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जब आप विभिन्न पदार्थों को अपने हाथों से दबाते हैं तो उनमें से कुछ को दबाना, संपीड़ित करना कठिन होता है। जैसे कि अगर हम बात करें, अगर लकड़ी या फिर जो लोहा हो गया, है ना, इसको जब आप दबाएंगे तो ये जल्दी दबेगा नहीं, है ना, इसको आप संपीड़ित नहीं कर पाएंगे। संपीड़ित करने का मतलब क्या, दबा नहीं पाएंगे, है ना। जब कि कुछ अन्य आसानी से संपीड़ित हो जाते हैं। धातु की एक चाबी लीजिए, इससे तथा इससे लकड़ी, एल्युमिनियम, पत्थर का टुकड़ा, कील, मोमबत्ती, जैसे मोमबत्ती को आप दबाएंगे तो तुरंत दब जाएगी, तुरंत ही संपीड़ित हो जाएगी, ठीक है। चाक, अन्य कोई पदार्थ अथवा वस्तु के पृष्ठों को खरोचने का प्रयास कीजिए। आप कुछ पदार्थों को आसानी से खरोच सकते हैं जबकि कुछ अन्य पदार्थों को इतनी आसानी से खरोच नहीं सकते। वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है अथवा खरोचा जा सकता है कोमल पदार्थ कहलाते हैं, जबकि अन्य पदार्थ जिन्हें संपीड़ित करना कठिन होता है कठोर पदार्थ कहलाते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए रुई तथा स्पंज कोमल है जबकि लकड़ी क्या है, कठोर है, जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को बताया था। क्योंकि अगर रुई की बात करें, स्पंज की बात करें, है ना, तो इसको आप दबा सकते हैं, है ना, ये इसको आप संपीड़ित कर सकते हैं, है ना। बट वहीं पर अगर हम बात करें लकड़ी की, लोहे की, तो इसको आप संपीड़ित नहीं कर सकते। तो ये क्या हो गया, आपका कठोर पदार्थ हो गया, है ना, हार्ड सब्सटेंस हो गया। बट वहीं पर अगर रुई और स्पंज की बात करें तो ये आपका कोमल पदार्थ हो गया, ठीक है। दिखावट में पदार्थों के विभिन्न गुण हो सकते हैं, जैसे कि द्युति, कठोरता, रुई, है ना, खुरदरापन जो होता है आपका, अथवा चिकना होना। तो ये जो पदार्थ होते हैं ये अलग अलग जो है दिखने के आधार पर हो सकते हैं। क्या आप अन्य पदार्थों के बारे में सोच सकते हैं जो किसी पदार्थ की दिखावट का वर्णन करते हैं, है ना। तो अब देखें यहाँ पर आपको बता रखा है क्रियाकलाप करके विलेय तथा अविलेय के बारे में। अब यहाँ पर क्या दे रखा है, कुछ ठोस पदार्थ जैसे कि चीनी, नमक, चॉक पाउडर, बालू, रेत तथा लकड़ी के बुरादे के नमूने एकत्रित कीजिए। कांच के 5 गिलास लीजिए, प्रत्येक गिलास में लगभग 2/3 भाग में जल भरिए। पहले गिलास में कुछ मात्रा में चम्मच भरकर चीनी, दूसरे में नमक तथा इसी प्रकार शेष गिलास में अन्य पदार्थ मिलाइए, ठीक है। प्रत्येक गिलास की अंतर वस्तु को चम्मच से विडो लेते यानी कि घोलिए उसको, ठीक है, धीरे धीरे हिलाइए। कुछ मिनट तक प्रतीक्षा कीजिए, परीक्षण कीजिए, पता लगाइए कि जल में मिलाए गए पदार्थों का क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या बताया गया कि आप जो है 5 गिलास ले लीजिए, है ना, और उसमें आपको क्या लेना है, एक गिलास में आपको चीनी घोल लेना है, दूसरे में नमक, तीसरे में चाक पाउडर, है ना, और चौथे में क्या करना है, बालू, और एक में आपको मतलब जो लास्ट वाला गिलास है उसमें लकड़ी का बुरादा घोल करके देखना है, ठीक है, और आपको बताना है ना। और यहाँ पर देखना है कि कौन सा पदार्थ आपका जो है जल में लुप्त हो जा रहा है, कौन सा पदार्थ जल में लुप्त नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दे रखा है जल में लुप्त
हो जाता है, लुप्त नहीं होता है। जैसे कि अगर हम बात करें नमक की, तो ये जल में पूर्णतः लुप्त हो जाएगा, ठीक है। अगर आप जल में नमक घोल देंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि नमक कहाँ गया, ठीक है। तो ये क्या होता है, जल में लुप्त हो जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर मान लीजिए इसी जल में अगर हम नमक घोलें तो ये आपका क्या होता है, लुप्त हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें वहीं पर चीनी का, तो चीनी भी आपका घुल जाएगा जल में, है ना। आप घर पे भी ये एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, आपने कभी भी किया होगा, ठीक है। बालू की अगर बात करें तो ये आपका नीचे तली में जाकर के क्या होगा, बैठ जाएगा, है ना, ये घुल नहीं पाएगा। चाक पाउडर भी सेम आपका नीचे तली में जाकर के बैठ जाएगा, है ना, यानी कि ये आपको लुप्त नहीं होगा, दिखाई देगा। लकड़ी का बुरादा भी क्या होगा, आपका लुप्त नहीं होगा, दिखाई देगा, ठीक है। तो ये तीन तो आपके घुलेंगे ही नहीं, है ना, ये आपको दिखाई देंगे, जबकि जो नमक और चीनी है ये आपका जल में लुप्त हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बता रखा है, आप यह पाएंगे कि कुछ पदार्थ जल में पूर्णतः लुप्त हो गए, अर्थात घुल गए, विलीन हो गए। हम यह कह सकते हैं कि यह पदार्थ जल में विलय हैं, यानी जो पदार्थ जल में घुल गए, विलीन हो गए, वो क्या होते हैं, जल में विलीन होते हैं, ठीक है। अन्य पदार्थ जल के साथ मिश्रित नहीं होते हैं तथा काफ़ी समय तक गिलास में विघटित करने पर भी जल में लुप्त नहीं होते हैं। मतलब जो लकड़ी का बुरादा है या फिर जो आपका चाक पाउडर है ना, या फिर जो आपके रेत है, उसको आप कितना भी घुमा लीजिए, कितना भी घोल लीजिए, है ना, वो घुलेगा नहीं, लास्ट में आकर के आपका तली में बैठ जाएगा। तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, अविलेय पदार्थ कहते हैं, ठीक है। यानी वो मिल नहीं रहा है, घुल नहीं रहा है, ठीक है। तो वो क्या हो गया आपका अविलेय। चूँकि जल बहुत से पदार्थों को विलीन कर सकता है, इसलिए हमारे शरीर के प्रकार्यों में इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सिंपल सी बात है, हमारी बॉडी में मतलब जल की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। 70% तक जो चीज़ें हैं वो जल की ही बनी होती हैं, है ना। क्या द्रव भी जल में विलीन हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें द्रव में, तो आपका तेल हो गया, है ना, तो इसके बारे में पूछ रखा है कि जो तेल है वो भी जल में विलीन हो जाता है। जैसे कि आपका नींबू का मतलब नींबू का रस हो गया, है ना, तो इसमें से आपके कुछ जो होंगे वो जल में विलीन हो जाएंगे और कुछ जो है आपके जल में विलीन नहीं होंगे। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यही दे रखा है, क्रियाकलाप 5 में सिरका, नींबू का रस, सरसों का तेल अथवा नारियल का तेल, मिट्टी का तेल अथवा अन्य किसी द्रव के नमूने एकत्र कीजिए। कांच का एक गिलास लीजिए, इसे आधा जल से भरिए। अब इसमें चम्मच भरकर कोई द्रव मिलाइए और भली भांति विडोलित कीजिए, यानी कि फिर से वही घुमाइए, ठीक है। इसे 5 मिनट तक के लिए छोड़ दीजिए। परीक्षण कीजिए कि यह द्रव जल के साथ मिश्रित हो जाता है या फिर नहीं। जैसे कि मान लीजिए आप जो एक गिलास में, ठीक है, यहाँ पर अगर आप ऑयल लेंगे, है ना, तो वो क्या होगा, ऊपर जा कर के आपको तैरता हुआ दिखाई देगा। जैसे कि कोई भी ऑयल लीजिए, सरसों का तेल लीजिए, नारियल का तेल लीजिए, है ना, तो वो जल में मतलब घुलेगा नहीं, आपको यहाँ पर जो है दिखाई देगा, ठीक है। बट अगर हम बात करें नींबू की, है ना, तो वो क्या होगा, जल में पूरा विलीन हो जाएगा, घुल जाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में आपको बता रखा है, ठीक है। हम यह देखते हैं कि कुछ द्रव जल में पूर्णतः मिश्रित हो जाते हैं, कुछ अन्य द्रव जल में मिश्रित नहीं होते हैं। कुछ समय तक ऐसे ही छोड़ देने पर अपनी पृथक परत बना लेते हैं। जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को बताया है ना, आप यहाँ पर इमेज में भी देख सकते हैं, जल आपका अलग हो जाता है और ये आपका तेल जो है, ऑयल जो होता है वो आपका अलग तैरता रहता है, ठीक है। तो ये आपका जो है एक अलग पृथक अपना अलग परत जो है बना लेता है, ठीक है। इसके बारे में आपको यहाँ पर बता रखा है। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है कुछ सामान्य द्रवों की जल में विलीयता। अगर हम बात करें यहाँ पर, तो सिरका भली भली भांति क्या होता है, मिश्रित हो जाता है, घुल जाता है। आपका नींबू का रस भी क्या होता है, घुल जाता है आपका जल में, ठीक है। जबकि जो सरसों का तेल होता है या फिर जो नारियल का तेल होता है, जो केरोसिन, जो ये मिट्टी का तेल होता है, ठीक है, ये तीनों क्या होंगे, आपके जल में एक अलग लेयर बना लेंगे ऊपर, ठीक है, मतलब घुलेंगे नहीं जल में, है ना। तो यहाँ पर आपको इसके बारे में बता रखा है, यानी कि ये तीनों क्या आपके जल में अविलेय हैं और ये दोनों क्या हो जाएंगे, जल में विलेय हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ गैस जल में विलेय हैं जबकि अन्य नहीं। सामान्यतः जल में कुछ गैस थोड़ी मात्रा में विलीन होती है। उदाहरण के लिए जल में विलीन ऑक्सीजन गैस जल में रहने वाले जंतुओं एवं पादपों की उत्तरजीविता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसे कि आप लोग जल का फॉर्मूला क्या पढ़ते हो, H2O, ठीक है। तो इसमें आपका ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है, तो ये क्या है, गैस ही तो है, ठीक है। बट जल में आपके विलीन है। तो जो गैस होती हैं वो भी क्या होती है, जल में विलीन होती हैं, ठीक है। इसी तरह तो जो मछलियाँ वगैरह होती हैं वो पानी में ऑक्सीजन वगैरह ले लेती हैं, ठीक है। जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन होती है वाटर के अंदर, है ना, तो उसको मछलियाँ वगैरह लेती हैं, है ना, क्योंकि उनको भी तो ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। तो इसी तरीके से आपके जो है जल में मतलब जो गैस होती है वो भी जल में आपकी क्या होती है, विलीन होती है। वस्तुएं जल में तैर अथवा डूब सकती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दे रखा है, क्रियाकलाप 4 करते समय आपने यह ध्यान दिया होगा कि जल में अविलेय ठोस जल से पृथक हो जाते हैं। क्रियाकलाप 5 में भी आपने कुछ द्रवों के साथ ऐसा देखा होगा। हमने ठोस के बारे में पढ़ा,
कौन सा विलेय है, अविलेय है, नमक, चीनी, ठीक है, लकड़ी का बुरादा और भी तमाम चीज़ें हम लोगों ने वहाँ पर देखा था। इसके अलावा हम लोगों ने द्रव के बारे में पढ़ा था, मिट्टी का तेल, नारियल का तेल, सिरका, नींबू, ठीक है, कौन सा इसमें जल में विलेय है, कौन सा अविलेय है, ठीक है। फिर हम लोगों ने गैस के बारे में पढ़ा कि जो गैस होते हैं उसमें से कौन सी गैस आपकी जल में विलेय होती है, कौन सी अविलेय होती है, ठीक है। इनमें से कुछ पदार्थ जो जल में मिश्रित नहीं हो पाते वे जल के पृष्ठ पर आकर के तैरने लगते, जैसे कि हम लोगों ने देखा था, ठीक है। अब यहाँ पर भी बता रखा है कि अगर आप जो है कुछ पदार्थ को जल में अपना डुबोएं तो जो पदार्थ आपके जल में डूबती अथवा तैरती वस्तुएं, जैसे कि जो भारी वस्तुएं होंगी, है ना, वो तो आपका जल में डूब जाएंगे, बट जो हल्की वस्तुएं होंगी वो क्या होगा, आपका जल में तैरती रहेंगी, जैसे कि यहाँ पर पत्ती दे रखा है, ठीक है। और जो चाबियाँ वगैरह, जो सिक्के वगैरह हैं वो आपके जल में डूब जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बारे में बता रखा है, डूबने लगे थे, अन्य डूबकर गिलास की तली में पहुंच गए थे, क्या यह सही नहीं है? हम ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं जिनमें पदार्थ जल में तैरते रहते हैं अथवा डूब जाते हैं। किसी तालाब की सतह पर गिरी सूखी पत्तियां व कंकड़ जो आप इसी तालाब में फेंके, शहद की कुछ बूंदें जिन्हें आप गिलास की जल में डालते हैं, इन सब का क्या होता है? जैसे कि जो पत्तियां वगैरह होती हैं वो आपके ऊपर तैरती रहती हैं, जो सिक्के वगैरह होते हैं वो पानी में डूब जाते हैं, ठीक है। या फिर अगर कोई कंकड़ वगैरह आप तालाब में मारते हैं तो वो भी क्या होता है, आपका वहाँ पर डूब जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बारे में आपको दे रखा है, बूझो यह जानना चाहता है कि आप उसे जल में तैरने वाले तथा जल में डूबने वाले पदार्थों के 5-5 उदाहरण दें। अन्य द्रव जैसे तेल में यही पदार्थ तैरते हैं अथवा डूब जाते हैं, इसे देखने के लिए आप किस प्रकार परीक्षण करेंगे? तो इसके बारे में आपको यहाँ पर थोड़ा सा बता रखा है, ठीक है। अब देखिए पारदर्शिता, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। आपने लुका छिपी का खेल खेला होगा, उन स्थानों के बारे में विचार कीजिए जहां आप खेलते समय छिपना चाहेंगे, ठीक है, ताकि आप दूसरों को दिखाई ना दे। आपके इन स्थानों को ही क्यों चुना, ठीक है। क्या आपने कभी शीशे की खिड़की के पीछे छिपने का प्रयास किया है? स्पष्ट रूप से नहीं, क्योंकि ऐसा करने पे आपको मित्र जो है शीशे से देखकर आपका पता लगा लेगा। यहाँ पर हाइड एंड सीक की बात हो रही है, मतलब जो लुका छिपी का खेल होता था तो उसमें हम लोग उस तरीके की जगह ढूंढते थे जहाँ पर हमें हमारा मित्र जो है, हमारा फ्रेंड जो है ढूंढ ना पाए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप जैसे मान लीजिए कोई शीशे का दीवार है, ठीक है, मतलब जो शीशे का दरवाज़ा है उसके पीछे अगर आप जाकर के छुप रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपका मित्र जो है आपको सामने से देख लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर वही बता रखा है, यहाँ पर सिंपल सा आपको पारदर्शिता का जो मतलब है उसको समझाने का कोशिश किया गया है, ठीक है। इसलिए जो एनसीईआरटी है उसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से चीज़ों को आपको बताया गया है, बहुत ही मतलब अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दिए हैं जिससे कि आपको इजीली सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर दे रखा है, उन पदार्थों अथवा सामग्री जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शी कहते हैं, है ना। पारदर्शी का मतलब क्या होता है, इसके आर पार आप देख सकते हैं, है ना। जैसे कि अगर हम बात करें तो आपका वही कांच का दरवाज़ा हो गया, ठीक है। इसके अलावा आपका जल हो गया, उसके भी आप आर पार क्या देख सकते हैं, अच्छी तरीके से पूरा देख सकते हैं, ठीक है। वायु हो गया, तथा कुछ प्लास्टिक पारदर्शी पदार्थों के उदाहरण होते हैं। आपने देखा होगा कुछ व्हाइट कलर की प्लास्टिक वगैरह आपकी होती है, इसमें कि आप जो है आर पार वस्तुओं को देख सकते हैं। तो पारदर्शी का मतलब क्या होता है, इसके आर पार आप वस्तुओं को देख सकते हैं, ठीक है। प्रायः दुकानदार बिस्किट, मिठाई तथा अन्य खाद्य पदार्थों को कांच अथवा प्लास्टिक के पारदर्शी पदार्थों में रखना अधिक पसंद करते हैं। आपने यहाँ पर देखा भी होगा, ठीक है। अगर आप कभी भी दुकान वगैरह पे जाएंगे तो इस तरीके से रखते हैं, क्योंकि जो चॉकलेट वगैरह होती हैं, है ना, वो जब ज़्यादा दिखेंगे तो फिर ख़रीदेंगे भी लोग, है ना। तो इस तरीके से उनको पारदर्शी जो है डिब्बों में रखा जाता है, ताकि जो है जो खरीदने वाले लोग हैं उनको दिखाई दे और वो लोग जो है उस तरफ आकर्षित हो, है ना। तो ये क्या है, आपके सारे पारदर्शी की एग्जाम्पल है ना। जो कांच होता है आपका क्या होता है, पारदर्शी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दे रखा है, देखिए अब यहाँ पर बहुत ही मतलब अच्छी तरीके से इमेज में आपको बताया गया, ये आपका क्या है, पारदर्शी, क्योंकि इसमें पूरा आर पार दिखाई जा रहा है, मतलब दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब इसके बारे में ये दोनों दे रखा है आपका, तो इन दोनों के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेंगे, उसके बाद में इन दोनों को आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसके विपरीत कुछ ऐसे पदार्थ भी हैं जिनसे होकर आप वस्तुओं को देख नहीं सकते, इन पदार्थों को अपारदर्शी कहते हैं। जैसे कि, ठीक है, आप यह नहीं बता सकते कि बंद लकड़ी के बॉक्स या फिर गत्ते के डिब्बे अथवा धातु के पात्र के भीतर क्या है, ठीक है। लकड़ी, गत्ता अथवा धातु अपारदर्शी पदार्थों के उदाहरण है। जैसे कि मान लीजिए कोई बक्से वगैरह में कोई चीज़ बंद करके रखी हुई है, तो आप बाहर से नहीं बता सकते कि उसके अंदर क्या है, ठीक है, जब तक आप जो है उसको ओपन ना करें। तो वो क्या हो गया, आपका अपारदर्शी हो गया, क्योंकि आप उसके अंदर देख नहीं पा रहे। जैसे कि आपको यहाँ पर इमेज में दिखा होगा, अब देखिए यहाँ पर जो ये दख्ती वगैरह है, इसमें से आप बाहर की चीज़ों को नहीं देख सकते कि क्या है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका अपारदर्शी हो गया, ठीक है। यहाँ पर तो आप देख पा रहे थे आर पार, है ना, बट यहाँ पर आप नहीं देख पा रहे हैं, तो ये क्या है, आपका अपारदर्शी, और ये क्या है, आपका पारदर्शी, ठीक है।
मतलब ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे, लकड़ी का दख्ती हो गया है ना, और भी आपके तमाम एग्जाम्पल हो जाएंगे जिससे कि आप जो है आर पार वस्तुओं को नहीं देख पाएंगे। जो धातु वाली वस्तु होंगी है ना, तो उससे आप जैसे सिक्के वगैरह भी हो गए तो उससे भी आप आर पार नहीं देख पाएंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। क्रियाकलाप 6 में क्या दे रखा है, कागज की शीट लीजिए और इससे होकर किसी प्रदीप्त बल्ब को देखिए। इस संबंध में अपने प्रेक्षण नोट कीजिए। आप कागज की शीट के बीच में 2 से 3 बूंद खाने का तेल या फिर मक्खन डालकर इसे फैलाइए। ठीक है, कागज के उस भाग से जहां तेल फैला है प्रदीप्त बल्ब को दोबारा देखने ध्यान से देखिए। अब आप क्या देखते हैं कि क्या आप यह देख पाते हैं कि बल्ब हमें पहले की अपेक्षा अधिक स्पष्ट दिखाई दे रहा है, परंतु क्या आप इस चिकने कागज से होकर प्रत्येक वस्तु को पूर्णतः स्पष्ट दे सकते हैं? कदाचित नहीं। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर के वस्तुओं को देख तो सकते हैं परंतु बहुत स्पष्ट नहीं दिखा सकता, उन्हें पारदर्शी कहते हैं। ठीक है, सॉरी, पारभाषी कहते हैं, है ना। तो पारभाषी क्या होता है, जिससे कि हम हल्का फुल्का चीज़ों को देख सकते हैं। जैसे कि अगर कोई कागज़ है उस पर अगर आप ऑयल वगैरह लगा दें तो उससे आपको थोड़ा बहुत जो है चीज़ें दिखाई देंगी, स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देंगी। ठीक है, बट हाँ हल्की हल्की धुंधली धुंधली सी चीज़ें दिखाई देंगी, जैसे कि आपको यहाँ पर इमेज में देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका पारदर्शी, ये हो गया अपारदर्शी, और ये किसका एग्जाम्पल है आपका पारभाषी का एग्जाम्पल है। जैसे कि आप हल्का हल्का चीज़ों को देख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो जो गंदा पानी होता है ना, उसमें भी आपको चीज़ें दिखाई देंगी बट हल्की हल्की से दिखाई देंगी, पूरा स्पष्ट नहीं दिखाई देंगी। ठीक है, बट वहीं पर अगर आप पानी साफ बिल्कुल तो आपका हो जाएगा पारदर्शी, बट अगर पानी गंदा है तो वो आपका हो जाएगा जो है पारभाषी। ठीक है, क्योंकि उससे हल्की हल्की चीज़ें आपको दिखाई देंगी। ठीक है, और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है जो तेल लगा आपका कागज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दे रखा है, कागज़ पर लगे उस तैलीय धब्बे को याद कीजिए जिसका उपयोग हमने खाद्य पदार्थों का वसा के लिए परीक्षण करने में किया था। हम लोगों ने जब फर्स्ट या फिर सेकंड चैप्टर पढ़ा था तो उसमें हम लोगों ने वसा का परीक्षण किया था कि अगर आप जो है किसी भी खाद्य पदार्थ को किसी कागज़ पर रख करके हल्का सा कूट देंगे तो वहाँ पर आपको तेल के धब्बे दिखाई देने लगेंगे, है ना। तो उससे हमें पता चलता है कि उस खाद्य पदार्थ में क्या होती है, वसा होती है। ठीक है, तो वही इसके बारे में दे रखा है कि थोड़ा सा उसके बारे में याद कीजिए। ठीक है, वह भी पारदर्शी ही था, है ना। अभी मैंने बताया था कि अगर कागज़ पे कोई धब्बे वगैरह लग जाते हैं तेल के तो वो क्या बन जाता है आपका पारभाषी बन जाता है। ठीक है, मैं बार बार पारभाषी को पारदर्शी बोल रही हूँ। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पारभाषी। ठीक है, तो जब कागज़ पे कोई तेल के धब्बे वगैरह लग जाते हैं तो वो आपका क्या हो जाता है, पारभाषी हो जाता है। ठीक है, क्या आप पारभाषी पदार्थों के कुछ और उदाहरण पर सोच सकते हैं? तो यहाँ पर तमाम एग्जाम्पल हो जाएंगे। अभी मैंने बताया जो गंदा पानी आपका होता है। ठीक है, इसके अलावा आपका जो तेल लगा कागज़ होता है ना, इसके अलावा अगर आप कांच को हल्का सा खरोच दें, घिस दें तो वो भी आपका पारभाषी बन जाएगा। ठीक है, हम पदार्थों को अपारदर्शी, पारदर्शी तथा पारभाषी के रूप में के समूह में बांट सकते हैं। ठीक है, तो हमने अपारदर्शी पदार्थ के बारे में पढ़ा, पारदर्शी के बारे में पढ़ा, और क्या हो गया आपका पारभाषी के बारे में पढ़ा यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं क्या दे रखा है। हमने यह सीख लिया कि पदार्थों की अपनी भिन्न दिखावट होती है तथा इनके जल अथवा अन्य द्रव में मिश्रित होने के ढंग भिन्न भिन्न होते हैं, है ना। विलेय अविलेय पदार्थ हमने देखा। ठीक है, ये जल में तैर अथवा डूब सकते हैं अथवा पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभाषी हो सकते हैं। पदार्थों का समूह उनके गुणों में समानताओं अथवा भिन्नताओं के आधार पर किया जा सकता है। तो हमने पदार्थ के बारे में कई सारी चीज़ें पढ़ी कि पदार्थ जो है कठोरता कौन से पदार्थों में होती है, कठोर पदार्थ कौन से होते हैं, कोमल पदार्थ कौन से होते हैं, पारदर्शी, अपारदर्शी। ठीक है, पारभाषी पदार्थों का बड़ा। ठीक है, धातुओं के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ा, हालांकि पूरा डिटेल में अभी हम लोग आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, हमें पदार्थों को समूह में रखने की आवश्यकता क्यों पड़ती है ना। दैनिक जीवन में हम प्रायः पदार्थों का समूहन अपनी सुविधा के लिए करते हैं। घर में हम अपनी वस्तुओं का भंडारण सामान्यतः इस प्रकार करते हैं कि एक जैसी वस्तुएं एक साथ रखी हों। जैसे कि जब भी आप कोई सब्जी वगैरह भी रखते होंगे तो उसमें जो प्याज है उसको अलग रखेंगे, लहसुन वगैरह को अलग रखेंगे, आलू को अलग रखेंगे, है ना, ताकि हमको आसानी मिले, है ना, आसानी से वो वस्तु मिल जाए। ठीक है, तो जब भी आप जाते हैं तो वहाँ पर जहाँ पर आलू है वहीं से जाकर के आलू लेकर के चले जाते हैं, या फिर जहाँ पर प्याज रखी हुई है वहीं से प्याज लेकर के चले जाते हैं, है ना। अब मान लीजिए सभी चीज़ें एक ही में मिक्स करके रखिए तो आपको वहाँ पर दिक्कत आएगी, परेशानी आएगी, है ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, अपनी सुविधा के लिए वस्तुओं को अलग अलग जो है व्यवस्थित कर देते हैं उनके जो है समानता के आधार पर। ठीक है, इसी प्रकार कोई पशारी प्राय सभी प्रकार के बिस्कुटों को अपनी दुकान के एक कोने में रखता है, सभी साबुनों को अन्य स्थान पर, जबकि अनाज तथा दालों को भंडारण किसी अन्य स्थान पर करता है, जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया। ठीक है, इस प्रकार के समूहन के लाभप्रद होने
का एक दूसरा कारण भी है। पदार्थों का इस प्रकार समूहों में बांटकर उनके गुणों का अध्ययन तथा इन गुणों में किन्हीं भी पैटर्न का अवलोकन करना सुविधाजनक बन जाता है। इसके विषय में अधिक अध्ययन हम उच्च कक्षाओं में करेंगे। तो अभी मतलब हमें जो क्लास 6 के एनसीईआरटी में दे रखा है सिर्फ हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि चैप्टर वाइज सारी चीज़ हम लोग यहाँ पर कवर कर रहे हैं। तो जैसे जैसे चीज़ें आपकी आगे आएंगी आपको सारी चीज़ें पूरे डिटेल में अच्छी तरीके से समझ में आती चली जाएंगी, ठीक है। तो क्लास 6 की 4th चैप्टर में आपको यहाँ पर इतनी चीज़ें दे रखी थी जो कि आपको कंप्लीट हो चुकी हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर प्रमुख शब्द हम लोगों ने देख लेते हैं। हम लोगों ने कठोर के बारे में पढ़ा, कठोर कौन से होते हैं आपके पदार्थ, ठीक है। अविलेय के बारे में पढ़ा है, चमकीला, द्युतिमय, ठीक है, जो चमक वाले पदार्थ होते हैं, ठीक है। पदार्थ के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, धातु के बारे में पढ़ा, अपारदर्शी पदार्थ के बारे में पढ़ा, ठीक है। खुदरा, ठीक है, रुच को ही हम लोग क्या बोलते हैं, खुदरा, ठीक है। विलेय, पारभाषी, ठीक है, पारदर्शी, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पर पूरा डिटेल में पढ़े हैं, ठीक है। अब ये आपका यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, जो आपका सारांश होता है, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है ना। हमारे चारों ओर की वस्तुएं अनेक प्रकार के पदार्थों से बनी होती हैं, ठीक है। ये हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। जो हमारे चारों ओर वस्तुएं होती हैं वो क्या होती हैं, अनेक प्रकार के पदार्थों से बनी होती है। किसी दिए गए पदार्थ का उपयोग बहुत सी वस्तुओं के निर्माण में किया जा सकता है। किसी वस्तु को केवल एक ही पदार्थ से भी बनाना संभव हो सकता है अथवा उसे विभिन्न प्रकार के पदार्थों से भी बनाया सकता है। जैसे कि हम लोगों ने देखा था जो लकड़ी, उससे कुर्सी, मेज, टेबल भी बनाए जा सकते हैं। और जो आपके थाली है उसको लोहा, ठीक है, या फिर जो है आपका तांबा हो गया, स्टील हो गया, उससे भी बनाया जा सकता था, ठीक है। तो इसके बारे में यहाँ पर हम लोग पढ़ चुके हैं। विभिन्न प्रकार के पदार्थों के गुण भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। कुछ पदार्थ दिखावट में चमकदार होते हैं जबकि अन्य नहीं होते। कुछ खुरदरे होते हैं तो कुछ अन्य चिकने, ठीक है। इसी प्रकार कुछ पदार्थ स्पर्श करने पर कठोर लगते हैं तो कुछ अन्य क्या होते हैं, कोमल लगते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था ना स्पंज, रुई वगैरह के बारे में, इसको हम लोग आसानी से संपीड़ित कर सकते हैं। और इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था जो आपका लोहा हो गया है ना, या फिर जो आपके अन्य धातुएं हो गई है ना, वो क्या होती है, काफ़ी कठोर होती है, उनको हम लोग आसानी से संपीड़ित नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। कुछ पदार्थ जल में विलीय होते हैं जबकि कुछ क्या होते हैं, जल में अविलेय होते हैं। यानी कि कुछ पदार्थ तो आपके जल में घुल जाते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था वहाँ पर चीनी, नमक, है ना। कुछ पदार्थ आपके जल में अविलेय थे, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था ठोस पदार्थों में जो आपका लकड़ी का बुरादा था, या फिर जो आपकी ईंट का चूड़ कह लीजिए, चाक पाउडर था, वो जल में क्या थे, अविलेय थे। कुछ पदार्थ जैसे कि कांच पारदर्शी होता है, ठीक है। कुछ अन्य जैसे कि जो लकड़ियाँ एवं धातुएं होती हैं या क्या होती हैं आपकी अपारदर्शी होती है, कि हम लोग आर पार नहीं देख सकते हैं। कुछ पदार्थ क्या होते हैं आपके पारभाषी होते हैं। पदार्थों को उनके गुणों में समानताओं तथा भिन्नताओं के आधार पर समूहों में बांटा जाता है। वस्तुओं को सुविधा तथा उनके गुणों के अध्ययन के लिए एक साथ समूहित किया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर पूरे डिटेल में अच्छी तरीके से पढ़ा है। क्लास 6 की एनसीईआरटी का 4th चैप्टर आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। बाकी जिनको भी यहाँ पर इसके क्वेश्चन वगैरह देखने हैं वो देख सकते हैं, ठीक है। और जिनको यहाँ पर यहीं पर वीडियो स्किप करना है वो अपना कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं, ओके। तो क्वेश्चन देख लेंगे तो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा, ठीक है। लकड़ी से बनाई जा सकने वाली 5 वस्तुओं के नाम लिखिए, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कुर्सी हो गया, मेज़ हो गया, है ना। इसके अलावा आपका बेड हो गया। ये सारी चीज़ किसकी बनती है, लकड़ी की बनती है। निम्नलिखित में से चमकदार पदार्थों का चयन कीजिए। तो चमकदार पदार्थ कौन होंगे, जो धातु होंगे, है ना। तो कांच की प्याली ये आपका यहाँ पर नहीं होगा, प्लास्टिक का खिलौना ये आपका नहीं होगा, स्टील का चम्मच आपका क्या होगा, चमकदार होगा, है ना। सूती कमीज़ ये भी आपका यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, निम्नलिखित वस्तुओं का मिलान उन पदार्थों से कीजिए जिनसे उन्हें बनाया जा सकता है। याद रखिए कोई वस्तु एक से अधिक पदार्थों से मिलकर बनी हो सकती है तथा किसी दिए गए पदार्थ का उपयोग बहुत सी वस्तुओं बनाने में किया जा सकता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ जो पुस्तक है ये आपकी कागज़ की बनी हो सकती है, ठीक है। जो आपका ग्लास है ये आपकी कांच की बनी हो सकती है, ठीक है। जो आपका कुर्सी है ये आपका लकड़ी का बना हो सकता है। जो आपका खिलौना है ये आपका प्लास्टिक का बना हो सकता है। और जो आपके जूते ये आपके चमड़े के बने हो सकते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर मिलान भी कर लिया, ठीक है। बट जो एक ही वस्तु है वो अलग अलग पदार्थों की भी बन सकती है, ठीक है। अब आगे देखते हैं नीचे दिए गए कथन, ठीक है। सत्य अथवा असत्य इसका उल्लेख कीजिए। पत्थर पारदर्शी होता है जबकि कांच अपारदर्शी होता है। अब देखिए ये तो बिल्कुल ही गलत दे रखा है ना। जो पत्थर होता है ये क्या होता है आपका अपारदर्शी होता है, जबकि जो कांच होता है वो क्या होता है पारदर्शी होता है। बट यहाँ पर उल्टा दे रखा है तो ये आपका हो जाएगा गलत, ठीक है। नोटबुक में द्युति होती है जबकि रबड़ इरेजर में नहीं होती है। अब देखिए ये भी पूरी तरीके से गलत है ना। जो चमक होती है, जो द्युति होती है वो तो आपकी धातुओं में होती है ना। नोटबुक थोड़ी धातु है आपकी।
चाक जल में विलीन हो जाता है। नहीं, जो चाक होता है ये क्या होता है आपका नीचे तली में जाकर के बैठ जाता है, विलीन नहीं होता है, ठीक है। तो ये भी आपका नहीं होगा। लकड़ी का टुकड़ा जल में तैरता है, बिल्कुल सही बात है, हल्का होता है तो आपका जल में तैरता है। चीनी जल में विलीन नहीं होती है, ये भी गलत दे रखा है, विलीन हो जाती है। तेल जल के साथ मिश्रणी है, नहीं मिश्रणी नहीं है, ये तो आपका ऊपर तैरता रहता है, अपनी एक अलग परत बना लेता है, तो ये भी आपका गलत है ना। बालू रेत जल में निषादित हो जाता है, यानी कि तले में बैठ जाता है, तो हाँ ये बात आपका सही है। सिरका जल में विलीन हो जाता है, ये भी बात आपकी यहाँ पर क्या है, सही है। तो मतलब सिंपल सी चीज़ें दे रखी है, आप यहाँ पर खुद से भी इन चीज़ों को कर सकते हैं, ठीक है। बाकी देखते हैं आगे। नीचे कुछ वस्तुओं तथा पदार्थों के नाम दिए गए हैं। जल, बास्केटबॉल, संतरा, चीनी, ग्लोब, सेब तथा मिट्टी का घड़ा। इनको सब इस प्रकार समूहित कीजिए: गोल आकृति अथवा अन्य आकृति, खाद्य तथा अखाद्य। तो यहाँ पर आप गोल में अगर देखेंगे तो आपका सेब हो जाएगा। मिट्टी का घड़ा गोल नहीं होता है, ठीक है, मान लीजिए कुछ घड़े आपके गोल ही होते हैं, ठीक है। संतरा भी आपका गोल होता है, ठीक है। बाकी जो खाने की चीज़ें आप यहाँ पर जो है, बास्केटबॉल आपका क्या होता है, गोल होता है। संतरा आपका खाने की चीज़ है। चीनी आपका खाने की चीज़ है, ठीक है। तो इस तरीके से खाद्य और अखाद्य के रूप में आप इनको जो है अलग कर सकते हैं। सिंपल से क्वेश्चन है, ठीक है। जल में तैरने वाली जिन वस्तुओं को आप जानते हैं उनकी सूची बनाइए। जांच कीजिए, देखिए कि क्या वे तेल अथवा मिट्टी में तैर सकती हैं या फिर नहीं। तो इस तरीके से जो जल में तैरने वाली वस्तुएं उनके बारे में आप बता सकते हैं, और जो आपके तेल अथवा मिट्टी में तैरने वाली वस्तुएं उनके बारे में आप यहाँ पर बता सकते हैं, ठीक है। निम्नलिखित समूह में मेल न खाने वाला ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर दे रखा है कुर्सी, पलंग, मेज़, बच्चा, अलमारी। अब देखिए जो कुर्सी हो गई, पलंग हो गई, है ना, अलमारी हो गया, मेज़ हो गया, ये सभी आपकी किसकी बनी है, लकड़ी की बनी है, बट बच्चा थोड़ी है ना, तो ये आपका मेल नहीं खा रहा है, ठीक है। गुलाब, चमेली, नाव, गेंदा, कमल, है ना, तो ये सारे क्या आपके फूल हैं, है ना। नाव सबसे अलग हो जाएगा, ठीक है। एल्युमिनियम, आयरन, तांबा, चांदी, रेत, तो ये सारी धातुएं हैं। रेत आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर अलग हो जाएगा। चीनी, नमक, कॉपर सल्फेट, ठीक है, चीनी, नमक, रेत, है ना, ये क्या हो जाएंगे आपके कॉपर सल्फेट, ये क्या हो जाएंगे, जल में विलीन हो जाएंगे, बट जो रेत होगा ये आपका जल में अविलीन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने पूरा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट किया। आगे की क्लास में हम लोग चैप्टर 5 पढ़ेंगे, ठीक है। क्लास 6 की एनसीईआरटी का आपका साइंस का चैप्टर 5 हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। बीच में अभी आपकी क्लासेस नहीं हो पाया थी, है ना, कुछ रीज़न की वजह से। अभी आपकी जो है सभी क्लासेस कंटिन्यू होंगी। आज आपका जो है एनसीईआरटी का 4th चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगली क्लास में हम लोग 5 चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में आगे जैसे जैसे आपकी सीरीज चलेंगी हम लोग क्लास 6, 7, 8 तक की एनसीईआरटी को कवर करेंगे। फिर टाइम बचता है तो जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है 9th और 10th के, उनको भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जहाँ से कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास आप सभी को कैसे लगी, प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो आगे की क्लासेस है इसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। और जो आपके सीटेड सीडीपी की क्लासेस है वो भी आपके जल्द ही स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। जो आपकी थ्योरी वाली क्लासेस है और जो आपके प्रीवियस क्वेश्चनों की क्लासेस है, ठीक है, तो उसको भी आप जरूर फॉलो कीजिएगा, ठीक है। वहाँ से आपको अपने एग्जाम में बहुत ही हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।